गरोठा विधायक दीप नारायण का भाजपा पर तीखा प्रहार। बुंदेलखंड फतह को लेकर सपा ने बनाई रणनीति। बुंदेलखंड की 19 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी एक नई योजना के तहत काम कर रही है ताकि वह इन सीटों पर विजय पताका फहरा सके। इसी क्रम में झांसी में पूर्व गरोठा विधायक दीप नारायण सिंह यादव अपनी विधानसभा में जनता के बीच पहुंच रहे हैं, जहां उन्हें जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। आज उनसे उनकी विधानसभा से जुड़ी समस्याओं और यूपी की राजनीति पर कुछ मुद्दों को लेकर चर्चा हमारे सीनियर पत्रकार हेमंत गुप्ता ने की। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं समाचार गैलरी और मैं हूं आपका अपना साथी हेमंत कुमार गुप्ता। साथियों, 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर आज हमारे खास मेहमान हैं गरोठा से पूर्व समाजवादी पार्टी के विधायक श्री दीप नारायण सिंह यादव उर्फ दीपक यादव जी। दीपक जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद आपका भी कि आपने हमारी बात लोगों तक पहुंचाने का आप सबसे माध्यम बने। नमस्कार दीपक जी, 2022 के चुनाव को लेकर आपकी गरोठा विधानसभा को लेकर क्या तैयारी है? देखिए, राजनीति में सबसे पहली जो कोशिश हमारी होती है कि हाँ, इस विधानसभा की जो समस्याएं हैं, इससे लोगों की जिंदगी और जीवन जुड़ा है, उसके समाधान के लिए हमें क्या करना चाहिए। जो पहले वहाँ के लोगों ने हमें मौका दिया, हमने कोशिश की कि उनके सवाल विधानसभा में रखकर उनकी समस्याओं के समाधान हो। वहाँ के वर्षों से मांग थी कि पानी की समस्या बड़ी है, बुंदेलखंड की पूरे समूचे बुंदेलखंड की ये मांग रही है कि हमारी जमीन में कमी नहीं है, अगर हमें पानी मिल जाए तो अपनी गरीबी मिटा सकते हैं, इतना पैदा करेंगे कि आधे प्रदेशों को खिला सकते हैं। लेकिन इस मांग पर कभी काम नहीं हुआ। लेकिन हमें सौभाग्य मिला कि अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने और जब ये बात हमारी सुनी तो उन्होंने एरच पर एक बांध बनाने की योजना लेकर आए और एक बड़ी योजना वर्षों के बाद, लगभग 125 साल के बाद पारिछा के नीचे कोई बांध की योजना बनकर आई। जिस दिन शिलान्यास किया उस दिन उन्होंने ऐलान भी किया कि हमारी कोशिश होगी कि दुनिया के सबसे कम समय बनने वाला बांध ये बने। और जो समय बचा था सरकार का, उस समय में 80% बांध 2-2.5 साल के अंदर बन के तैयार हुआ। एक बहुत तेजी के साथ काम चला। लेकिन जब इत्तेफाक है कि अगली बार सरकार का मौका नहीं मिला इस बार, लेकिन जब से वो बांध योजना पर काम बंद है, जिससे बहुत सारे लोगों का जीवन प्रभावित हुआ है। वहीं अगर हमने कोशिश की सड़कें बनाने की, हमारी विधानसभा लोग सबसे पिछड़ी विधानसभा बोलते थे। गरोठा तहसील इस जनपद की नहीं बल्कि बुंदेलखंड की पिछली तहसीलों में से एक तहसील थी। हमने उसको मुख्य धारा जोड़ने को इसकी एरस से लेकर मौलानीपुर की सड़क बनाई। 146 करोड़ की लागत से एक बड़ी सड़क तैयार हुई। हम लोगों ने गुजरात से कोटरा की सड़क बनाई, कोटरा का पुल बनाया, मोती कटरा का पुल बनाया, गरोठा से मौलानीपुर को लिंक किया। यानी सड़कों के जाल से जोड़ने की कोशिश की। लोगों ने कहा कि सड़कें नहीं बनती बल्कि तरक्की के साधन बनते हैं, और इसी को लेकर हम लोगों ने सड़कों के जाल वहां से लेकर यहाँ समथर तक की सड़कें बनाई हो। सिकंदराय समथर बनाने का हो, शाजापुर वाली सड़क हो, या अंदर से समथर से पसैया जोड़ने वाला मार्ग हो, जो भी मार्ग रहे हैं, हमने कोशिश की कि कम समय में सड़कें बने। स्वास्थ्य को लेकर भी हम लोगों ने काम किया कि कैसे स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हों। वर्षों से पीएससी थी, वो सीएससी में तब्दील हुई, मोट में ट्रामा सेंटर बना, समथर के अस्पताल को अपग्रेड किया, गुरसराय में किया, एरच में किया, गरोठा में किया। सारी नगर पंचायतों को आदर्श घोषित करा के एक्स्ट्रा बजट दिलाया कि हम पिछड़े हैं, बुंदेलखंड की उपेक्षा हुई है, बुंदेलखंड को बजट नहीं मिला है। मैं कह सकता हूं हर रास्ते पर जो भी काम करके कोशिश की हम लोगों ने, उसका परिणाम था कि विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। वहीं हम लोगों ने पानी से सिंचाई पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, शिक्षा को लेकर भी एक आईटीआई बनने का सवाल आया। वो भी हम लोगों ने गरोठा तहसील के उस कोने में बनाया जहां पर लोग सोचते नहीं थे कि सरकारी आईटीआई भी यहाँ खुलेगा। और मॉडल स्कूल बनाए, बामोर बनाए, मोट बनाए, डिग्री कॉलेज खोले। खुद अपनी तरफ से भी कोशिश की कि वहां के बच्चों को पढ़ने का मौका मिले। मोट में डिग्री कॉलेज टीकाराम मेहता महाविद्यालय है, जो लीडिंग कॉलेज है। लगभग 3000 बच्चे वहां पढ़ रहे हैं। मोट में डॉक्टर राममनोहर लोहिया महाविद्यालय हम लोगों ने बनाया, जहां लगभग 2000 बेटियां हमारी पढ़ रही हैं। हम लोग आईटीआई खोले, हम लोग बच्चों के इसके लिए पब्लिक स्कूल भी खोले। तो हमने कहा ना कि हर क्षेत्र में जो काम किए थे, एक कोशिश थी कि जिससे लोगों की तरक्की कुछ वजह बन जाए। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि जब तक गाँव में गरीबी है, जब तक सब गाँव में विकास की मुख्य धारा से नहीं जुड़ जाते, जब तक ये विकास की खाई को हम नहीं पाटते, तब तक अभी बहुत सारे काम करने की जरूरत है। मेरी कोशिश होगी कि कम से कम समय में और उनकी जिंदगी बेहतर कैसे बने, इसके लिए काम करूंगा। दीपक जी, अभी कुछ दिन पूर्व भारत के गृह मंत्री ने एक बयान दिया है कि अखिलेश जी शेख चिल्ली की तरह सपने ना देखें, और अगर समाजवादी पार्टी सत्ता में लौटती है तो राम मंदिर का निर्माण रुक जाएगा। तो उनके इस बयान में आप कितनी सत्यता देखते हैं? देखिए,
जो उन्हें सत्ता मिल गई वो शायद उन्होंने सपने में नहीं सोचा था। आप इसलिए अगर 15 साल के इतिहास को पलटेंगे तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में क्या फर्क था ये आपको पता है। हम लोगों से हारने वाले प्रत्याशी 50,000 वोट से हारे थे। पिछले 3 चुनाव में उठाएंगे आप देखेंगे तो कभी 25-30,000 वोट पार नहीं कर पा रही थी बीजेपी। अचानक वो जरूर पा गए सत्ता, तो वो उनके मन में जो गलतफहमी पैदा हो गई है कि अब हमारे साथ लोग हैं। उन्होंने बहुत सारे मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर डाले। जिस तरह अखिलेश जी ने काम की रणनीति बनाकर एक अच्छा माहौल प्रदेश में क्रिएट किया था, नौजवान किसान मजदूरों के बेटों को लैपटॉप दे दिए 17 लाख, कन्या विधवा योजना लेकर आए, गरीब किसान की बेटियां पढ़ने जाने लगी, स्कूल तब चली गई, लाखों बेटियां पढ़ने लगी, फीस माफ की, वजीफा दे दिया, कन्या विधवा देकर 1200 करोड़ रुपए किसान बेटी दे दिए, पेंशन योजना लेकर गरीब के घर में बूढ़ी माँ है उसकी तरफ कोई देखने वाला नहीं है, एक पेंशन 55 लाख महिलाओं को पेंशन का इंतजाम किया। पूरे देश और दुनिया को उदाहरण बनी योजना। अगर बुंदेलखंड में सूखा पड़ गया तो घर में पैकेट पहुंच गया जिसमें देसी घी का भीतर सारे सामान राशन का पहुंचता था, तो अच्छी क्वालिटी का, जिससे किसी तरह से गरीब की हम जान बचा सकें। ओलावृष्टि अतिवृष्टि हो गई, फसल नुकसान हुआ, इतना मुआवजा दिया कि तहसील में जितना इन्होंने कर्जे माफी में नहीं दिया है। तो हमने कहा जो कामों का तरीका था, सैनिक स्कूल बने 2 प्रदेश में तो एक झांसी बना। बुंदेलखंड से हम भले ही हमारी भागीदारी कम थी, कुल 6 एमएलए जीत कर गए, 19 एमएलए बुंदेलखंड में, लेकिन बजट का बहुत सारा हिस्सा बुंदेलखंड पे खर्च किया। लोगों ने सवाल भी किए कि वहां से कुल 19 एमएलए आते हैं, कुल 5-6 लोग जीते हैं, फिर भी इतना सारा पैसा खर्च हो रहा है। तब उन्होंने हंसकर जवाब दिया कि बुंदेलखंड के साथ बेइंसाफी हुई है, वहां लोगों को विकास की धारा से नहीं जोड़ा गया है। तो मैं कह सकता हूं कि जो रणनीति थी वो इतनी कारगर थी कि लगता था कि अब लोगों का जबरदस्त समर्थन मिलेगा। लेकिन जब बीजेपी सरकार में आई, इन्होंने हसीन सपने दिखाए, 15 लाख ये कर देंगे, हम पहुंच जाएगा, कर्जा माफी कर देंगे, हम जाने कितने बड़े, लोगों को लगा कि अखिलेश जी से बेहतर सरकार देंगे ये। इस भरोसे से इनका सपना धोखे से पूरा हो गया। मैंने कहा कि वक्त इतना ही तो बदला है कि पिछली बार वो 47 थे और हम 225 थे, इस बार बदल ये गया कि हम 47 और वो 325 पहुंच गए। मैंने कहा कि जनता का रुझान आज आप देख रहे होंगे फर्क, आप पत्रकारिता की गहरी नजर से देखेंगे तो आप देखते लोगों का मन क्या है। आप इनकी सभाएं देखेंगे, उदासीन बैठे हैं लोग, निराश बैठे हैं लोग, सपने टूट गए लोगों के। इसलिए इनकी और अखिलेश जी की सभा जब देखते हैं तो हर वर्ग के लोगों का जो हुजूम चल रहा है, साथ में जो जुनून दिखाई पड़ रहा है, अब इनके जो सपने बने थे वो टूटने वाले हैं। मैं कह सकता हूं कि जो झूठ पर आधारित राजनीति थी वो हारने वाली है, कामों की राजनीति कामयाब होने वाली है। सब लोगों को पता है। जो मंदिर के सवाल को लेकर बात कर रहे हैं, तो हमने कहा ना कि वो इसी पे तो राजनीति जब तय होना चाहिए, कैसे हम गरीब की पढ़ाई की व्यवस्था अच्छी कैसे करें, कैसे गांव में शिक्षा अच्छी करें, कैसे स्वास्थ्य बेहतर करें, कैसे रोजगार के साधन बनाएं, तब ये भगवान की बात कहके लोगों को गुमराह। राजनीति सिर्फ लोगों की तरक्की की वजह का सपना है। वो राजनीति सिर्फ इस बात की कोशिश है कि बेहतर समाज कैसे बने। आप भगवान के नाम पर कितने लोगों को बेवकूफ बनाना चाहेंगे? जब लोगों की तरक्की का सवाल है तब भगवान की बात करेंगे। भगवान को मंदिर के नाम पर आप ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं भगवान पर मेहरबानी होने जा रही हो। भगवान ने दुनिया बनाई है, कण कण में बसते हमारे राम। मैं नहीं सवाल उठाना चाहता उन लोगों पर जिन्होंने बहुत सारी बड़ी बातें कह दी। भगवान का गर्भगृह ढूंढ लिया, गर्भ माँ में पलता, माँ के पेट में पलता है, ये धरती उनका गर्भगृह है। आप छोटा बनाकर आप अपनी राजनीतिक मानसिकता को पूरा कर सकते हैं, लेकिन हमने कहा इस देश का हिंदू भी जानता है कि भगवान को सियासत में इस्तेमाल किया जा रहा है। जो भगवान का भक्त है वो रामराज चाहता है, और रामराज वो है जो गरीबी मिटाने वाला हो, भेदभाव मिटाने वाला हो। हमारे राम तो सभी के झूठे बेर खाते थे। आप मंदिर में दलित को घुसने से रोकने की बात सोचते हैं, आप कभी रामराज नहीं ला सकते। आपको रामराज लाने के लिए गरीबी मिटानी पड़ेगी। जब तक गरीब रामराज को लाने के भगवान राम के फैसले लेने पड़ेंगे। भगवान राम जिन्होंने माँ सीता के लिए पूरी रामायण कितना बड़ा युद्ध लड़ना पड़ा, लेकिन जब राजा बन गए भगवान राम, तो जब कोई सवाल किसी ने उठा दिया तो सीते में का परताक कर दिया। इतना बड़ा दिमाग चाहिए, दिल चाहिए राम के लिए। भगवान राम के नाम पर सियासत कर सकते हो। भगवान राम बनने के लिए राम का भाव जीवन में लाना पड़ेगा। मैं सोचता हूँ, सबको पता है धर्म हमारी आस्थाओं का विषय है। जितनी पूजा पाठ हम करते हो सब तब वो ना करते हो, सारी आरतियां कंठस्थ हमें याद है। मैं कह सकता हूँ ये हमारे आस्थाओं का सवाल है, भगवान की कृपा का सवाल है। राजनीति में हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि हम लोगों का भला कैसे कर सकें, क्योंकि लोगों के सपने, लोगों की उम्मीदें आपसे हैं। लोग आपको इसलिए बनाते हैं कि आप उनके लिए बेहतरी सोचेंगे, और जब उनकी बेहतरी का सवाल हो, आप दूसरी बात कर रहे हो, तो मैं सोचता हूँ इससे बड़ी बेईमानी राजनीति में दूसरी नहीं हो सकती। सर, सत्ता पर भारतीय जनता पार्टी, उससे निपटने की क्या रणनीति है समाजवादी पार्टी की? बुंदेलखंड की 19 सीटों पर समाजवादी पार्टी अभी कहीं नहीं है। कैसे उन 19 सीटों पर आपका चक्रव्यूह है कि भाजपा को हम परास्त कर सके? देखिए, आप अपने आप देख रहे होंगे, जनता विकल्प तय करती है। जनता ने सोच लिया कि विकल्प कौन है, और मैंने कहा ये धोखे से जीते थे,
ये पिछले 15 सालों से बुरी तरह से हार रहे थे। 10 सीटें, मतलब क्या सीटें संख्या थी आप इनकी देखना, पिछले चुनाव से लगातार तेजी से घटते चले गए थे। अचानक जीते हैं, और अचानक जीत ये धोखे की जीत है। मैंने कहा ना, मौर्य जी मुख्यमंत्री बने हैं, पाल साहब मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, कोई फलाने बनने वाले, कितने मुख्यमंत्री लड़ रहे थे। अब तो सबको पता है कौन मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। मुख्यमंत्री जी के विषय में भी मैं आप सब जानते हैं कि लोगों की राय क्या हो सकती है। किसान बेचारे धरने में बैठे बैठे 1,000 लोगों की जान चलेगी, 700-800 लोग किसान के जीवन चला गया। तो मैं कह सकता हूं कि जो रणनीति उनकी फेल हुई है, वादे उनके फेल हुए, उम्मीदें उन्होंने तोड़ी हैं, उनने विश्वास तोड़ा है लोगों का। और जिस तरह जनता का रुझान है, उत्साह है, वो जवाब दे रहा है कि क्या होने वाला है। सर, बुंदेलखंड में क्या आपका, अगर विधायक बनते हैं, आप गरौठा से विधायक बनते हैं, तो ऐसी क्या आगे आपकी योजना होगी कि बुंदेलखंड का व्यक्ति बहुत बड़ी स्तर पर पलायन करता है, बड़े महानगरों में जाता है, तो क्या आपकी सरकार अगर बनती है तो आप क्या ऐसा प्लान यहाँ पे लाएंगे जिससे बुंदेलखंड का व्यक्ति पलायन ना कर सके? देखिए, हमने कहा सबसे बुनियादी बात आपने बोली है, जब तक यहाँ विकास तय नहीं होगा, विकास की रणनीति। हम लोग क्या लेकर आए थे? हम मैन्युफैक्चरिंग जोन लेकर आए थे अपनी सरकार में, जहां पर इन्होंने डिफेंस कॉरिडोर, जिसको नाम बदल दिया, सिर्फ वही जमीन थी, उतना ही हेक्टेयर जमीन हम लोग क्या कर रहे थे। और ये इसीलिए उस प्लानिंग का हिस्सा था बांध। बगैर बांध बने वो प्लानिंग कभी कामयाब नहीं हो सकती। कोई इंडस्ट्री बिना पानी के नहीं ले सकती। आपने मैन्युफैक्चरिंग जोन को, हमने मैन्युफैक्चरिंग जोन इसलिए लेकर आए थे कि मैन्युफैक्चरिंग जो बुंदेलखंड में वो उद्योग लगे जो यहाँ से रॉ मटेरियल रिलेटेड है, यहाँ उन्हें सस्ता पड़े रॉ मटेरियल, और वो दुनिया के बाजार पर पहुंच सकें, वो देश के बाजार को पकड़ सकें, और यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिल सके। आप डिफेंस कॉरिडोर के नाम पर क्या मिसाइल बनाना चाहते हैं? मशीनी वर्क पे यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, इंडस्ट्री मिलेगी, उसके प्रदूषण के प्रभाव, उसकी दुनिया के प्रभाव यहाँ के लोगों को झेलने होंगे। हम वो इंडस्ट्री लेकर आएंगे जिससे यहाँ के लोगों का जीवन बदले, यहाँ के लोगों को काम मिले, और हम ये सब जोड़ेंगे सरकार में। हम अपनी सरकार में ये कोशिश करेंगे कि इंडस्ट्री जो भी लगे, कम से कम 50% लोग तो बुंदेलखंड के लोग लगे। आज बाहर के लोग आके यहाँ व्यापार कर रहे, उद्योग चला रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोगों की भागीदारी कम है। हमने कहा इसके लिए कानून की जरूरत है, क्योंकि हमारी गरीबी, हम प्रदूषण का प्रभाव झेलें, चाहे वो कृषि इंडस्ट्री हो, खनन इंडस्ट्री हो, माइनिंग का सबसे बड़ा काम है। माइनिंग के यहाँ की माइनिंग के बल पर पूरा प्रदेश विकसित होता है। तो पूरी खनिज संपदा, चाहे हमारा पत्थर का मामला हो, आप पूरे प्रदेश को अगर देखते हैं, 80% विकास की वजह हम बुंदेलखंड के लोग हैं। हम अपनी मेहनत से, यहाँ के लोग रात दिन मेहनत करके पत्थर तोड़कर पत्थर बनाते हैं। क्या मार्जिन मिलता है? यानी ये तो आप सब और जो बिजनेस कर रहे हैं वो जानते हैं, लेकिन पूरे प्रदेश को अच्छा बनाने की महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। सबसे अधिक रेवेन्यू हम देते हैं, लेकिन मैंने कहा उसके बदले में नहीं मिला। समाजवादी सरकार ने हमेशा कोशिश की। जब नेताजी मुलायम सिंह यादव जी पहली बार मुख्यमंत्री बने, तो पहली बार बुंदेलखंड में इंडस्ट्री को लेकर आए, 25% सब्सिडी देने की बात की, और एक नया उद्योग बने, बिजौली का डेवलपमेंट हो, चाहे उरई का डेवलपमेंट हो। अब याद करो, लेकिन समय बदला, सब्सिडी खत्म की, योजनाएं बंद की, बुंदेलखंड विकास निधि का निर्माण करके उन्होंने विकास की रणनीति बनाई। हमने कहा फिर उसको जिंदा करेंगे, वो इंडस्ट्री कैसे लगे, सब्सिडी मिले। बहुत सारे प्रदेशों में, बहुत सारे छोटे प्रदेश भी इंडस्ट्री को प्रमोट करके और वहां कामयाब हुए हैं, अपना रेवेन्यू बढ़ाया, लोगों को रोजगार मिले हैं। हमारी भी कोशिश होगी, हमारे पास संभावनाएं हैं। बुंदेलखंड सबसे अधिक संभावनाओं का क्षेत्र है, उसकी वजह है पूरे प्रदेश में जगह नहीं बची है, गांव से गांव जुड़ गए हैं। सबसे अधिक भूमि अगर बची है तो बुंदेलखंड क्षेत्र, यहाँ आबादी कम है और यहाँ जगह ज्यादा पड़ी है। अगर कहीं बड़े कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज बन सकती हैं, जो वर्ल्ड की यूनिवर्सिटियां हैं, 200 एकड़ जमीन अगर कहीं खाली मिल सकती है, तो मैं कह सकता हूँ वो बुंदेलखंड क्षेत्र है। और ये योजना हम लोग बनाकर लेकर आए थे। उस तरफ मैन्युफैक्चरिंग जोन और इस तरफ एक हब बनाने जा रहे थे कि दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटियां हम यहाँ लेकर आएंगे। अखिलेश जी ने पूरी रूपरेखा बना के तैयार की थी कि हम बुंदेलखंड को दुनिया के लिए शिक्षा का वो हब बना के देंगे, जिससे करोड़ों लोग यहाँ से पढ़कर, हजारों लाखों नौजवान यहाँ से पढ़कर पूरी दुनिया में जाकर अपने टैलेंट को दिखाकर देश और दुनिया को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। फिर वही कोशिश होगी। हमने कहा बुंदेलखंड अनोखा बनाएंगे और विधानसभा को ऐसा बनाएंगे कि लोग वर्षों तक याद करेंगे। सर, यूपी के इलेक्शन में धर्म हावी होना चाहिए या स्थानीय मुद्दे, युवाओं को रोजगार, लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं, ये हावी होना चाहिए? जबकि ये मुद्दे गायब हैं आपके इलेक्शन से, जाति और धर्म की राजनीति ज्यादा चल रही है। देखिए, हमने कहा ना, जब जो लोग गरीबों पर राज करना चाहते हैं, वर्षों से चला आ रहा है। जब गरीबों पर राज करने के लिए बात आती है तो गरीबों के फैसले लेने की लड़ाई है। गरीबों पर राज के लिए दूसरे मुद्दे पैदा करके उन पर राज को करने की कोशिश है। मैंने कहा कि जिस राजनीति से का मकसद ही दूसरों की भलाई है, जिस राजनीति का जन्म ही इस बात के लिए हुआ है, ये लोकतंत्र की स्थापना ही इसलिए की गई थी कि बनने वाले लोगों की कोशिश हो बेहतर समाज कैसे बने, कैसे वो देश की प्रगति के वजह बने। मैंने कहा इसके अलावा भगवान का विषय हमारी आस्थाओं का विषय है। जब हमारी तरक्की का विषय है वो हमारी आस्थाओं से खेलने की कोशिश हो, मैंने पहले भी कहा है, ये सबसे बड़ी बेईमानी है। और जब तक गांव, गरीब, किसान, मजदूर ये बात नहीं समझेंगे
या आपकी भावनाओं से खेलने की धर्म की बात हो रही है। जब धर्म की बात आए, हमारे प्राण धर्म के लिए हाजिर हैं, लेकिन जब हमारी तरक्की की बात आए तो उसमें सिर्फ एक वजह है, एक ही बात होनी चाहिए कि हमारी तरक्की कैसे हो, हमारा समाज कैसे बेहतर बने, जातियों की नफरत समाज से कैसे बने। भगवान ने, प्रकृति ने हमें सिर्फ इंसान बनाया, हम जातियां हमारे पुरखों ने बनाई, और पुरख अगर जानते कि जातियों की नफरत से इतने बढ़ जाएंगे, कभी जाति नहीं बनाते। ये उस कमजोरी का लाभ उठा रहे हैं। जाति इसलिए बनी थी कि बेहतर समाज, एक बेहतर काम करके सब समाज का हिस्सा तरक्की का वजह बनेगा। पर ये जान जाते हैं हमारे पुरखे कि इतनी बड़ी कर्म के आधार पर बनने वाली जाति एक दिन अपनों को ही दुश्मन बना देगी, वो जाति वही मिटा देते। और मैंने कहा, जब तक हम जातियों की इस नफरत से देश को बाहर नहीं निकालेंगे, तब तक सारी राजनीति बेईमानी है, ये बेइंसाफी है। जब इंसान के साथ इंसाफ करने को तैयार नहीं है, उसे अपनाने को तैयार नहीं है, तो ये बेहतर समाज नहीं बन सकता। बेहतर समाज बनाने के लिए इससे बाहर निकालना पड़ेगा। जो थोड़ी सी बड़ी जाति में पैदा हो गया, वो छोटी जाति से नफरत कर रहा है। इससे बड़ी बेइंसाफी, बेईमानी इस देश में कुछ नहीं हो सकती। इसको दूर करने की बहुत बड़ी कोशिश की जरूरत है। वो हमारा भाई है जो छोटा है, और उसको बेहतर हम कैसे बनाएं। जब तक वो बेहतर नहीं बन जाता, सारे काम अधूरे हैं। और इस काम के लिए हम लोग जी जान लगाकर काम कर रहे हैं। ये बात भाषण में नहीं बोल रहा हूं, अपने जीवन में उतारा है। 15 साल पहले बेटियों की शादी, सामूहिक विवाह किया, उसमें सब जाति की बेटी को अपनी बहन बनाया था। आज भगवान ने इस उम्र में 1000 बहनों का कन्यादान करा दिया। 150-200 मेरी मुस्लिम बहनें भी हैं। कोई बिरादरी नहीं सो मेरी बहन ना हो। और मैंने कहा, इसीलिए मैंने ये सब काम किए थे कि हमें सबकी जिम्मेदारी संभालने की वजह बनना है। राजनीति का मकसद ही यही था कि आओ हम सब मिलकर सुंदर समाज बनाएं, बेहतर समाज बनाएं, विश्वास का समाज बनाएं। हम धर्म के नाम पर नफरतें पैदा कर रहे हैं, हम भगवान को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे जिस भगवान ने हमें बनाया है, बताओ किस रामायण में, किस महाभारत में, किस ग्रंथ में, किस वेद में, किस शास्त्र में, किस उपनिषदों में कहीं जिक्र दूसरे धर्म पर हमला है? हम इतने ज्ञानी बन गए कि उन सबसे ऊपर जाकर धर्मों की लड़ाई का ठेका ले रहे हैं। भगवान की जिम्मेदारी संभालने की कोशिश कर रहे हैं। जो भगवान पालनहार है, जो हमारे बनाने वाला है, वो प्रकृति का निर्माण करने वाला है, उसकी जिम्मेदारी लेकर, अपनी जिम्मेदारियों से भागकर, अपनों को छोड़कर हम भगवान के नाम पर लड़ाकर जाने कौन सा समाज बनाना चाहते हैं, ये तो लोगों को समझना है। मैं कह सकता हूं कि लोग अब झगड़े में आने वाले नहीं हैं। लोग तरक्की करना चाहते हैं, सब मिलकर सुंदर समाज चाहते हैं, सब अपना गांव अच्छा बनाना चाहते हैं, अपने बच्चे का जीवन अच्छा चाहते हैं, प्रगति करना चाहते हैं, सुंदर भारत का सपना हर बात देखता है। वो किसी बातों में फंसने वाला नहीं है। हम जातियों पर नहीं लड़ेंगे, हम सब मिलकर लड़ेंगे और बेहतर समाज बनाएंगे। सर, क्या कितनी समाजवादी पार्टी की 2022 की सीटें आएंगी? मैंने कहा, अखिलेश जी जो बोल रहे हैं ना, जो पब्लिक का रुझान है, अगर ऐसा ही चला गया, ऐसा ही होता गया, बढ़ता जा रहा है, जिस तरह से लोगों को रुझान जा रहा है, तो जो बोल रहे हैं वो पूरा होने वाला है। दीपक जी, सत्तारूढ़ जो भारतीय जनता पार्टी है, वो आरोप लगाती रही है कि समाजवादी पार्टी अगर सत्ता में वापस आती है तो गुंडाई फिर से अपने चरम पर होगी। उनके इस कथन को आप कितना सच मानते हैं? हमने कहा ना, वो लैपटॉप का जवाब नहीं दे सकते। अगर लैपटॉप बढ़ते रहते तो कोरोना काल में भी गरीब के बेटे पढ़ सकते थे, बेचारे पढ़ाई छूट गई उनकी। वो कन्यादान देकर गरीब की बेटी को पढ़ने का सहारा दे सकते, वो उन्होंने किया नहीं। उन्होंने पेंशन छीनी है गरीब माताओं बहनों से, किसानों की मदद की नहीं। हमने कहा, गांव के विकास की रणनीति है नहीं, गांव में कोई पुलिया बनी नहीं, कोई सड़क बनी नहीं, कोई बड़ा काम इनके पास है नहीं, तब गुंडागर्दी तो बताएंगे। हमने कहा ना, जब लोग किसी बात से हारते हैं, जो जहां रणनीति विकास की है, मैंने कहा ना कि गुंडागर्दी के समय अखिलेश यादव कितने सख्त थे, कितने आपको पता, बड़े बड़े लोग, हम लोग सरकार से बाहर चले गए, पर अखिलेश यादव ने किसी गुंडागर्दी की बर्दाश्त नहीं की, किसी को नजदीक नहीं आने दिया। ये अखिलेश यादव का चरित्र है। आज भी भरोसा करते हैं हम लोग, ये सोने के सिक्के की तरह है। सरकार बने ना बने, हमारा एक ही मकसद, हम नफरत नहीं होने देंगे, हम जुल्म नहीं होने देंगे, हम जास्ती नहीं होने देंगे। हमने कहा ना, यही तो फर्क है बीजेपी और समाजवादी में। बीजेपी वाले चाहते हिंदू मुसलमान के नाम पर लाखों मर जाए पर हमारी सरकार आ जाए, पर हम कहते हैं भाई सरकार बने ना बने, पर हम हिंदू मुसलमान के नाम पर किसी की जान पर खेलकर राजनीति नहीं करना चाहते। ये फर्क हमारा जीवन भर रहेगा। ये थे हमारे साथ गरोठा से पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव, उप दीपक यादव, जिनका कहना है कि अगर वह पुनः गरोठा से विधायक बनते हैं तो जो विकास के कार्य उनके अधूरे छूट गए थे उनको वो पूरा करेंगे और गरोठा क्षेत्र का चहुमुखी विकास करेंगे।